हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हम एक्सरसाइज 2.1 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब ये रहता है कि चैप्टर में जो भी किसी भी चैप्टर को, चाहे वो देखो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो इजी है चाहे वो टफ है, उसका बेसिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मैथ्स में क्वेश्चंस को क्रैम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हमेशा इसको मैं इंट्रोडक्शन बोलता हूँ। मतलब जो एनसीईआरटी ने बताया वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में मैं आपको कुछ अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। इससे पहले हमने चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लिया है। उस पूरे कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो वर्ड है पॉलिनोमियल, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्लास 9th में हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। मतलब इसकी सारी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने वहीं पर कर लिया था। वैसे देखा जाए तो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल्स मतलब टर्म, बहुत सारी टर्म्स जिसमें हों, जिस एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स हों उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बट सिर्फ यही पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नहीं है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, देखो हमने क्लास 9th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर भी, क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स ही करने वाले हैं, मतलब जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था उससे आगे का हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो क्लास 9th का छोटा सा रिकॉल बनता है। रिकॉल का मतलब है कि जो चीज़ें हमने 9th में पढ़ी हैं उसको मैं यहाँ पर आपको एक बार जल्दी जल्दी से डिस्कस करवाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, उनको हम डिस्कस कर ले। अब देखो, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको पॉलिनोमियल सीखने के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ये आती हों, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी ये चीज़ों की नॉलेज के बिना मैं इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं करवा सकता। देखो, सबसे पहले मैंने टर्म लिखा है, ठीक है, फिर वेरिएबल, फिर कांस्टेंट, फिर कोफिशिएंट, फिर एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, देखो टर्म क्या होता है। हर एक चीज को लेके ना कुछ कंफ्यूजन रह जाती है बच्चों के मन में। देखो टर्म, यहाँ मैंने लिखा 2x+8, यहाँ पर ना दो टर्म्स हैं, 2x एक टर्म है, 8 एक टर्म है, तो टोटल 2 टर्म्स हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, देखो 3x², 4x और 7, तो 3 टर्म्स हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये 2x, मान लो मैंने ये लिखा 2xy लिख लिया। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं ये 2 टर्म्स हैं, ये गलत है, ये एक ही टर्म है। अब जब कोई भी, देखो टर्म कब होती है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, जब भी बीच में प्लस माइनस हो तब एक टर्म काउंट की जाती है। इसको हम एक ही टर्म, अगर मान लो इसको मैं और भी बड़ा लिख दूं, ये सब कुछ लिख दूं और भी अल्फ़ाबेट्स, ये सारी एक ही टर्म है। पर जैसे ही मैं प्लस या माइनस डालूंगा और अगली टर्म लिखूंगा तो वो दूसरी टर्म काउंट होगी। तो इस तरह से टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बिहाफ पर हम पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। वेरिएबल, देखो यहाँ पर मैंने कोई डेफिनेशंस लिखे हैं, ये हमें याद नहीं करनी है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। लेटर और अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट्स अननोन वैल्यू, देखो ये x², y², आपको पता है कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं, जैसे मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी हुई है 3x², 4x+7। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स को तो मैं जानता हूँ, कुछ नंबर्स को तो मैं जानता हूँ, और ये x, यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, जैसे x हो गया, x², y², x, y, ये सभी क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब x एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसकी वैल्यू 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। सेम वे से कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट आप समझ ही गए हो, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, जैसे कोई भी कांस्टेंट 2, -3, 4। इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर x² एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, 7 एक कांस्टेंट है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। कोफिशिएंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, कोई भी नंबर हो जिसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया गया हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2x+8, अब x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 2, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x है। अब यहाँ पर मैंने वही सेम एग्जांपल लिखी है 3x² - 4x+7। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि x² का कॉफिशिएंट कौन है, तो आप बोलोगे जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 3। x का कॉफिशिएंट कौन है, जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, वो कितना है, -4। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पावर्स। देखो पावर्स का फायदा क्या है, जैसे मैंने y × y लिखा है, इसको मैं y की पावर 2 लिख सकता हूँ। x × x × x को मैंने लिख सकता हूँ x की पावर
3। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसका फ़ायदा यही है कि अगर मुझे x को 100 बार लिखना है तो मैं 100 बार लिख के थोड़ा दिखाऊंगा, तो मैं x की पावर 100 लिख दूंगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता है तब आप इसको आगे जो है वो पढ़ सकते हो। अभी भी एक चीज़ रहती है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि 3x²। अब आप सभी को पता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1। एक ही टर्म है ना इसमें, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है। और इसमें 3x² + 2x, तो प्लस करके मैंने कुछ लिखा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गई, इसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। 3x² + 2x + 4, एक टर्म और मैंने ऐड कर दी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 3, इसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, एंड सो ऑन। ये जो सिलसिला ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब इन सभी को हम क्या बोलते हैं जर्नल में, पॉलिनोमियल। अब आप में से बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर इसको मोनोमियल बोलते हैं, इसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, इसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये कुछ बात जम सी नहीं रही है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, तो ये क्या है, मैंने लिखा लॉयन, एलिफेंट, ठीक है, डॉग। तो इन सबको मैं कंबाइन में ये लिख सकता हूँ, एनिमल्स। आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो ये पर्टिकुलर नेम है उनके, मोनोमियल, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल। सेम ऐसे ये लॉयन एक पर्टिकुलर एनिमल है, आपके मन में एक इमेज बन गई होगी, एलिफेंट की इमेज बन गई होगी, डॉग की इमेज बन गई होगी। इनको हम जर्नली में क्या बोलते हैं, एनिमल्स। तो सेम वे से इन सभी को जर्नली में हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। देखो बहुत, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो एनसीईआरटी में मिसिंग होती हैं, वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। और आजकल एमसीक्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको इस तरह की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कई बार पेपर में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है, तो इस तरह से आपको ये जो बात है ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ना मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी है, प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, हमें याद नहीं करनी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुझे आज भी याद है, एक बार मैं क्लास 12th का ना एक टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तब मैंने बच्चों से पूछा कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको डेफिनेशन बताओ, बट उनको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर ही नहीं थी। क्लियर से मेरा मतलब उनको पता ही नहीं था कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो वही बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैंने लिखा क्या है, ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, जिसमें वेरिएबल भी होते हैं, कॉन्स्टेंट भी होते हैं, आपको पता है ये सब कुछ। इसमें वेरिएबल भी है, कॉन्स्टेंट भी है, दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस। ये ध्यान से देखो, इसमें मल्टीप्लाई भी है, ऐड भी है, और सब्ट्रैक्शन भी यूज होता है। तो 3 ही ऑपरेशन यूज होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मैंने लिखा है नॉट डिवीजन, डिवाइड नहीं होता। एंड पॉजिटिव इंटेग्रल, एंड पॉजिटिव जो है इंटेग्रल पावर्स ऑफ वेरिएबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटेग्रल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, देखो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू, इंटीजर आप समझते हो ना। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3। तो यही पावर्स होनी चाहिए, यही पावर्स होनी चाहिए। इनके अलावा कुछ भी होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको पॉलिनोमियल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर हम अपना मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। अब आप मेरे को बताओ 3x², ठीक है, ये वेरिएबल है, x², ये कॉफिशिएंट है, इसमें प्लस और माइनस है, ठीक है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, प्लस और माइनस भी है, और इसकी पावर कितनी है, जो हमारा वेरिएबल है, पॉजिटिव इंटेग्रल पावर्स ऑफ वेरिएबल 2 है। तो यस इट इज पॉलिनोमियल। अब सेम वे से अगर हम यहां पर देखें 3x², 4x की पावर -1 है। अब x की पावर कितनी है, -1, और हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, x की पावर में या वेरिएबल की पावर में, 0, 1, 2, 3 ऐसे। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब सेम वे से इसकी बात करते हैं, 4√x, √x का मतलब होता है 1/2 पावर। तो सेम वे से ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया। अब लास्ट इसकी बात करते हैं। अब यहां पर क्या है, 1/x + 2। अब यहां पर मैंने आपको बताया था इसमें सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, पर डिवीजन नहीं हो सकता। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है।
तो इस तरह से हमने सभी एग्जाम्पल से पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। अब हम पॉलिनोमियल्स में कभी भी मार नहीं खाएंगे। अब इसके बाद जो आपकी बुक में लिखा गया है उसकी बात करते हैं। बुक में यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से ये चैप्टर स्टार्ट किया गया है। अब देखो, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं, ताकि आपको पॉलिनोमियल का एक एक चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि बुक में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। ये आपको पता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सीबीएसई ने जरूर सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है, एनसीईआरटी ने बुक्स भी चेंज कर दी हैं, सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो गया है। बट सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, बट जो पेपर का पैटर्न है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। अच्छे से मेरा मतलब है उसका लेवल काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। तो अगर आप उन एमसीक्यूज को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, ये है हमारा आज की वीडियो का मेन टॉपिक, मतलब आपकी क्लास 10th में यहीं से पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है ना, कोई भी जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी है, बट ये आपके मन में होनी चाहिए कि ये काम कैसे करती है। तो 4x+2, अगर मैं पूछूं इसमें वेरिएबल कौन है तो आप कहोगे सर x। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर कितनी है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर कोई भी नहीं है। देखो, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया मतलब उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1। तो इस तरह की पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आपको पेपर में आ सकते हैं। तो 2y² + 4y + 5। अब आप मेरे को बताओ इसमें वेरिएबल कौन है? यस, y। दो वेरिएबल नहीं, ये एक ही वेरिएबल है, y। ठीक है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 2। तो सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की कितनी हुई? 2। तो इस तरह की पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको हम डिटेल में वैसे 9th में भी पढ़ चुके हैं। आज इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है 2.2, उसमें भी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब यहां पर बताओ वेरिएबल कौन है? z। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर यहां पर कितनी है? 1। यहां पर कितनी है? 3। तो यहां पर सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। तो इस तरह की पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये वैसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मतलब जस्ट मैंने आपको वैसे ही बताया, क्योंकि इस चैप्टर में हम बेसिकली क्वाड्रेटिक पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। चलो, ये आपको नेम जरूर पता होने चाहिए कि किन को हम क्यूबिक बोलते हैं, किन को क्वाड्रेटिक, किन को लीनियर। ये एक स्पेशल केस है। अब ये स्पेशल केस मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ना इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अब आप में से बहुत से बच्चे आप नॉर्मली कहोगे सर यहाँ पर वेरिएबल तो है ही नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल तो है ही नहीं है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 0। अब 0 कैसे लिख ली? अब आपको पता है कोई भी नंबर हो दुनिया का, उसकी पावर 0 कितनी होती है? 1। तो अगर यहाँ पर 6 है, तो यानी कि उसका जो वेरिएबल है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0। मतलब यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं है, तो मतलब हाईएस्ट, बस आप इतना याद रख लो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है यहाँ पर? 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये तो पता ही है, साथ में लगा लो पॉलिनोमियल। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकती हैं। आई होप आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत इजी है। द पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो एज ए होल। मतलब ऐसे नंबर या एक्स की कोई भी जो वेरिएबल है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी हो सकता है, उसकी ऐसी वैल्यू जिससे सारी पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो। अब जीरो को हम रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ये सब कुछ हम बोल सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू x+3। ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, आपको याद होगा 9th में भी हम ऐसे लिखते थे। पी एक्स का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन एक्स, x+3। अब आप मेरे को बताओ, मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू फिल करूं कि ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए? बहुत सिंपल सी बात है, -3। तो अगर मैं x की जगह पर -3 फिल करता हूं तो ये कितना बन जाएगा? 0। देयरफॉर -3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
तो बहुत सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल और अच्छे से कर लेते हैं ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो ये भी एक एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, इससे आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मुझे आपको लास्ट में एक बात भी समझानी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व तो नहीं करेंगे, इसको सॉल्व जो है वो हम 2.2 में करना सीखेंगे। अभी वैसे हम इसको मतलब फैक्टर्स बनाने हमें इसके आते हैं, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं करूँगा, अभी हम 2.1 पर ही फोकस्ड हैं, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 फिल करूँ तो -1 की पावर 2 -1 -4, तो -1 की पावर 2, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर बन जाएगा -1 को -3 को -1 से करेंगे +3 -4, तो 4 -4 कितना बन गया 0। सेम वे से x की वैल्यू 4 फिल करो, 4 -3 × 4 -4, तो 4 की पावर 2, कुछ बच्चे 8 बोल देते हैं, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 16 -12 -4, तो 16 -16 अगेन 0 आ गया। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए हमारी पॉलिनोमियल जो है वो 0 आंसर दे रही है। तो देयरफॉर -1 and 4 are zeros of this polynomial, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो जीरोस को निकाल सकते हैं। अब यहां पर मुझे आपको कुछ बातें बतानी है, मैं यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस मतलब लिखी हैं, ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकती हैं। ए लीनियर पॉलिनोमियल, देखो यहां पर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है ना, तो इसका सिर्फ एक ही 0 आया है। अब यहां पर कितना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो यहां पर मैक्सिमम 2 0 इसकी आई है। मतलब इस तरह से ये काम करता है। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम 0 कितनी हो सकती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम 0 कितनी हो सकती हैं 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जीरोस कितनी हो सकती हैं 3 एंड सो ऑन। ये इसी तरह से चलता जाएगा। कोई 4 पावर वाला होगा उसके 4 जीरोस आ सकते हैं। मैंने मैक्सिमम लिखा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती हैं, 3 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको जो है वो MCQs में पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो ये टॉपिक में कुछ भी खास नहीं है, मतलब नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं कि इसको जस्ट वैसे ही क्रैम करवा देते हैं कि ये आपको पता होगा ग्राफ पे ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी कर्व x एक्सिस को एक बार टच करेगी वहां पर एक 0 है उसका, 2 बार टच करेगी 2 0 हैं, 3 बार टच करेगी 3 जीरोस हैं, और अगर टच नहीं करेगी तो कोई भी 0 नहीं है। तो बच्चे नॉर्मली इसको क्रैम भी कर लेते हैं, क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। बट बिलीव मी, आपको फिर से मैं आपकी अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, आजकल MCQs ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर आप उन MCQs को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको इसके पीछे की कहानी या प्रोसेस पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर वही बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसा होता क्यों है। वैसे तो मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया, कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इसका मतलब क्या है, अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, अगर वो एक बार कट कर रही है तो उसका 1 0 है, 2 बार कट कर रही है तो 2 0 हैं, 3 बार कट कर रही है तो 3 जीरोस हैं, अगर कट कर ही नहीं रही है तो कोई भी 0 नहीं है। तो ये हमारा सारा मतलब कि एक्चुअली टॉपिक है। टॉपिक हमारा वैसे ख़त्म है, बट अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो इसकी बारीकी को, तो वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं 9th में। आपको याद होगा, मान लो मैंने एक लाइन चलो x + y = 4 एक इक्वेशन लिख दी, तो याद करो इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना सीखा था, और इसका एक तरीका होता था कि नॉर्मली टीचर्स क्या करते थे, x और y, x को 0 फिल कर दो तो y कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। y को 0 कर दो, x कितना आ रहा है 4। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। ग्राफ पर कोई भी वो पॉइंट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, पहला x होता है पिछला y, पहला x होता है पिछला y। तो इस तरह से 2 ही पॉइंट्स क्यों चाहिए, क्योंकि देखो एक पॉइंट में से बहुत सी लाइन निकल सकती हैं, बट 2 पॉइंट्स में से एक ही लाइन निकल सकती है। ये कोई लाइन नहीं है, मतलब 2 पॉइंट्स में से निकलने वाली एक ही लाइन होगी। तो उसके बाद हम क्या करते थे, इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते थे। 0,4 मान लो यहाँ पर है, ठीक है, 4,0 मान लो यहाँ पर है, उसके बाद हम मीट करते थे और इस तरह से हम जो लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते थे। ये सब कुछ आपको आता है ना, तो यहाँ पर हम सेम प्रोसीजर करने वाले हैं।
तो ऐसा करते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अब देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिख ली, ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आपको पता है जीरोस के बारे में, हमें जीरोस का मतलब ही समझना है ना। देखो जीरोस, क्या वैल्यू फिल करूं कि पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, -3 + 3 = 0, देयरफॉर -3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल की जीरो क्यों बनी? क्योंकि जब मैंने -3 एक्स की जगह पर -3 फिल किया तो पूरी पॉलिनोमियल जो है वो हमारी जीरो बन गई। अब देखो इसी प्रोसेस को हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए पहले हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना ऐसा करो, लेट y = px। अब px को एक नेम दे दिया मैंने, y नेम दे दिया, = x + 3, ठीक है। अब जो हमारी पॉलिनोमियल है वो कुछ ऐसी बन गई। अब अगर इसको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना हो, अगर मुझे इसको ग्राफ पे प्लॉट करना हो, तो आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह की किसी भी इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करना है तो ये हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लीनियर है और लीनियर की जो ग्राफ पे की फिगर बनती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसको मुझे प्लॉट करना आता है, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। देखो आपको पता है हम ऐसे करते हैं, एक्स को 0 फिल करो। आपके सामने मैं आपको करके दिखा देता हूँ पूरा प्रोसेस, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 में भी करेंगे, ठीक है। एक्स को 0 फिल किया तो वाई कितना आ गया, 3। अब हम ऐसा करते हैं, वाई को 0 फिल कर लेते हैं। अगर हम y को 0 फिल करेंगे तो x कितना आएगा, -3, ठीक है। अब इसको मैं आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपके पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर 0 होता है, ठीक। यहाँ पर x नेगेटिव होता है, यहाँ पर ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। तो पहला पॉइंट कौन सा है, 0,3। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर 0,3। दूसरा पॉइंट -3,0। x को हम हमेशा आगे रखते हैं, y को पीछे। तो पहला पॉइंट है 0,3, x 0 y 3, तो 3 का मतलब ऊपर चले जाओ। तो ये पॉइंट कितना आ गया हमारा, 0,3। अब सेम वे से x -3 मतलब यहाँ पर, और y 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो -3,0, तो इसको मैं मीट कर देता हूँ। तो जब आप इसको मीट करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, y = x + 3। अब इसमें समझने वाली बात जो है, ग्राफ हमने क्यों बनाया, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें क्यों देखना है, ये देखो। आप ना इस पॉइंट को देखो, -3,0 को, ठीक है। अब -3,0 कौन सा पॉइंट है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, -3,0 is the point where given line cut x axis। तो ये एक वो पॉइंट है जहां पर ये जो लाइन है वो कट कर रही है x एक्सिस को, ठीक है। अब मेरी ध्यान से बात सुनना, आपको पता है ये क्या होता है x, ये क्या होता है y। अब y को मैंने क्या माना था, px। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, ये x है, ये y है। अब आप कंपेयर कर सकते हो इसको। मैंने x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू मतलब px की वैल्यू 0 आ गई। मैंने x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू मतलब px की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यही तो हमारी डेफिनेशन है, यही तो हमारी डेफिनेशन है किसकी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की, कि x की किस वैल्यू के लिए पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो इस रिजल्ट को हम जनरलाइज्ड कर सकते हैं कि जब भी हम चाहे क्वाड्रेटिक की, हमने देखो यहाँ पर लीनियर बनाई है, चाहे हम क्वाड्रेटिक बना ले, क्वाड्रेटिक की जो हमेशा ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसा होगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई भी तरह का होगा। तो इस तरह का ग्राफ होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट ये बात यहाँ पर हम पक्के तौर पर सीख गए कि जब भी हमारा किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट करता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी वही समझा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि x की कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पर फिल करूँ और अगर y की वैल्यू मतलब px की वैल्यू 0 आ गई, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 0 ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल।
तो इस तरह से हम इस रिजल्ट को जर्नलाइज जो है वो कर सकते हैं। अब देखो ये जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा है कि वही x को अगर -3 फिल किया तो y 0 आ गया, मतलब px 0 आ गया, मतलब ये डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही है, मतलब ये 0 है। ठीक है, अब इस रिजल्ट को मैं जर्नलाइज कर सकता हूँ। जब भी ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट करेगा एक्स एक्सिस को, चाहे 2 बार करे चाहे 3 बार करे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और अगर ग्राफ कट नहीं करता एक्स एक्सिस को तो उस पॉलिनोमियल की कोई भी 0 नहीं होगी। आई होप इस टॉपिक को आज आप समझ पाए हो। देखो मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि इस टॉपिक को मैं आपको ईजी से ईजी वे में समझा भी पाऊँ और आपको फील भी करवा पाऊँ। ये मैं आपको बता के भी निकल सकता था कि इसको क्रैम कर लो, बट मैंने आपको फील करवाया। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अगर मैं पूरे वीडियो को समराइज करना चाहूँ तो इसको मैं माइंड मैपिंग बोलता हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था डिग्री, फिर जीरोस पढ़ा, फिर ये सब कुछ मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे। तो ये मैं आपको हमेशा इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इसको आप अपने मन में रखा करो, इसकी पिक्चर आप मन में बना के रखा करो। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।